वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक्स में हमने क्या पढ़ा था, फ्रांसिस टरबाइन को। तो फ्रांसिस टरबाइन से आगे आज हम पढ़ेंगे। आज हम अगले टरबाइन स्टार्ट करेंगे। फ्रांसिस के बाद अगले टरबाइन हमारी कौन सी होगी, कैप्लन टरबाइन। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा जो इसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन से तो हमने फ्रांसिस टरबाइन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो हमारा टरबाइन चल रहा था। टरबाइन में जो हमें दो तरह की टरबाइन थी। टरबाइन कौन कौन सी थी, इम्पर टरबाइन थी, रिएक्शन टरबाइन। इम्पर टरबाइन में पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ लिया था। रिएक्शन टरबाइन में हम फ्रांसिस टरबाइन के बारे में और कैप्लन टरबाइन के बारे में पढ़ना था। मैं फ्रांसिस पढ़ लिया पिछली बार हमने, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन हमने पढ़ लिया था, वर्किंग देख ली थी इसकी। इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिन्हें हमें और ध्यान रखना है। एक तो आपको ये याद रखना है, इसमें जो हमारी प्रेशर एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। प्रेशर एनर्जी हैव टू बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये चीज़ आप याद रखना। देखिए ये डायग्राम क्या है इसका, क्या है? ये भी डायग्राम उस गाइड यंत्रावली का है ये। चलो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन स्टार्ट करते हैं। फ्रांसिस टरबाइन तो हो गया हमारा, कैप्लन टरबाइन आगे, कैप्लन टरबाइन, ठीक है। तो कैप्लन टरबाइन हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम और वर्किंग देखेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कैप्लन टरबाइन क्या होती है। तो कैप्लन टरबाइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, कैप्लन टरबाइन क्या होती है, तो कैप्लन टरबाइन अक्षीय प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन होती है, अर्थात जल शाफ्ट के समांतर प्रवाहित करता है। समझ में आया आपको? मेन डिफरेंस यही है इसमें। तो जो जल इसमें एंटर करेगा वो शाफ्ट के पैरेलल फ्लो करता है कैप्लन में, और फ्रांसिस में कैसा होता था, परपेंडिकुलर फ्लो करता था, ठीक है। शाफ्ट के परपेंडिकुलर फ्लो करता था किसमें, फ्रांसिस में, लेकिन कैप्लन में पैरेलल फ्लो करता है। वर्किंग में देखेंगे। चलो स्टार्ट ही करते हैं वर्किंग, ठीक है। जिससे आप बाकी सब तो इसके इक्विपमेंट सेम है। कैप्लन टरबाइन का डायग्राम है ये। तो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, कैप्लन टरबाइन का डायग्राम है दिया, ठीक है। ये दोनों कैप्लन टरबाइन के इस तरह का होता है आपका कैप्लन टरबाइन। लेकिन इसे समझने के लिए हमने इसका जो डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम, ये इस तरह का बनता है इसका, ठीक है। तो ये हम लाइन डायग्राम भी समझते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शाफ्ट होती है कैप्लन टरबाइन में, वो सेम ही है। इसके बाद इसमें देखें एक रनर, ये रनर है हमारा, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। ब्लेड लगे हुए हैं रनर के ऊपर। और ये क्या हमारे गाइड वेन है, ये गाइड फलक भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। यहाँ पर क्या स्पायरल केसिंग होती है, ठीक है, गोलाकार में केसिंग होती है। ये फ्रंट व्यू है इसका, ठीक है। तो ये केसिंग होती है, गाइड वेन होते हैं, ब्लेड होते हैं, उसमें रनर होते हैं, शाफ्ट होती है, ठीक है। नीचे क्या होता है हमारा, नीचे ड्राफ्ट ट्यूब होता है, और वाटर कहाँ एकत्रित होता है, टेल में एकत्रित हो जाता है। इसी डायग्राम को इन्होंने यहाँ पे भी दिखाया गया है 3D वाले मॉडल में, जिसमें ये आपको ब्लेड दिख रहे होंगे, ब्लेड, रनर ब्लेड, जो किस पे लगे हुए हैं, इस हब वाले पार्ट पे लगे हुए हैं। इसे हब कहते हैं, या उस पूरे पार्ट को हम, इस पूरे पार्ट को रनर भी कहते हैं, रनर, ठीक है। ये आपका शाफ्ट होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। इसकी वर्किंग हम स्टार्ट करने से पहले डिफरेंस बता देते हैं क्या होता है, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो देखो, एक तो हमारा रिएक्शन टरबाइन की बात करें, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कैप्लन, एक होता है फ्रांसिस। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को। तो फ्रांसिस तो हमारा गया, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो बचा है वो कैप्लन टरबाइन पढ़ा है। कैप्लन टरबाइन बचा हुआ है, और कैप्लन टरबाइन में आपको याद रखना है क्या होता है, जो वाटर हमारा एंटर करता है गाइड वेन के थ्रू, वो क्या होता है इसमें, यहाँ पर रनर थोड़ा नीचे लगा होता है। रनर नीचे लगा होता है क्योंकि यहाँ से जो वाटर एंटर करेगा, एंटर होने के बाद वो क्या होता है, पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, शाफ्ट के एक्सेस के पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, तभी वो टकराता है ब्लेड से। मतलब जब वो ब्लेड से वो फ्लो हो रहा है, ब्लेड के ऊपर से फ्लो हो रहा है या ब्लेड से टकरा रहा है, तब वो क्या हो रहा है, शाफ्ट के एक्सेस के पैरेलल फ्लो करता होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, जो हमारा वाटर एंटर हो रहा है ब्लेड के ऊपर, वो पैरेलली फ्लो करता है शाफ्ट के एक्सेस के। यही डिफरेंस होता है इसमें, आपको यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस ऑब्जेक्टिव। तो पैरेलल फ्लो होता है, किस में होता है पैरेलल फ्लो, शाफ्ट के एक्सेस के, कैप्लन टरबाइन में, ठीक है। तो इसके वर्किंग देखते हैं, एक बार वर्किंग देख लेते हैं पूरी।
सबसे पहले अगर हम बात करें, ऊपर जलाशय होगा, जलाशय से वाटर पेनिस्टॉक के थ्रू आएगा। यहाँ पे नोज़ल होती ही नहीं है, नोज़ल के स्थान पे क्या होता है, गाइड वेन होता है। तो जो वाटर आएगा वो केसिंग में आ जाएगा, केसिंग में भरने के बाद क्या होगा, केसिंग से टकराने के बाद प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो गाइड वेन से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगी, कर्व से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, तो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो टकराने के बाद यहाँ पर टकराएगा, और टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से मतलब यहाँ पर जो गाइड वेन से निकलेगा, गाइड वेन से निकलने के बाद यहाँ पर पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पहले वाटर का क्या होगा, क्योंकि थोड़ा नीचे दूरी पे लगा दिया हमने, अब रनर नीचे लगा दिया है, तो जिससे क्या होगा, जो वाटर थोड़ी डिस्टेंस तय करेगा, पैरेलल में फ्लो करेगा, शाफ्ट के एक्सिस से पैरेलल फ्लो करेगा, और पैरेलल फ्लो करते ही ब्लेड्स के सतह से टकराएगा, और टकराने के बाद ब्लेड घूमने लगेगा, और ब्लेड घूमता है इससे, तब क्या होगा, तभी आपको पावर मिलेगी। जैसे शाफ्ट घूमेगी और शाफ्ट घूमने की पावर मिलती है। और जो वाटर टकराने के बाद आता है वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद हम टेल से एकत्रित कर लेते हैं। तो एक बार और दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले जलाशय से वाटर आता है पेनिस्टॉक के थ्रू, ठीक। पेनिस्टॉक से आता है स्पाइरल केसिंग में, स्पाइरल केसिंग पूरा फिल हो जाता है। जब स्पाइरल केसिंग पूरा फिल हो जाता है तो गाइड वेन में वाटर अमाउंट जितना हमें ज़रूरत होती है उतना आगे भेजा जाता है गाइड वेन के थ्रू। फिर उसके बाद रनर के थ्रू क्या होता है, वो हल्का कर्व शेप के साथ आगे बढ़ता है, और आगे पैरेलल शेप में आगे बढ़ते हुए क्या होता है, ब्लेड की सतह टकराता है। और टकराने के बाद क्या होता है, जब वो ब्लेड घूम जाता है उसके बाद हमें क्या होता है, वाटर जो टकराने के बाद नीचे आता है वो टेल में एकत्रित होकर ड्राफ्ट ट्यूब से निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये पूरी वर्किंग है इसकी। अब इसमें एक चीज़ याद आपको रखनी है, इसकी एफिशिएंसी होती है 90%, ठीक। और इसमें जो हेड यूज़ कराता है, जो वाटर की ऊंचाई होती है वो 4 मीटर से 24 मीटर तक होनी चाहिए। मतलब 4 मीटर से 24 मीटर तक जल सीड्स की ऊंचाई होती है, उसमें 30 मीटर तक चल जाता है, ठीक है। 30 मीटर तक अगर ऊंचाई होती है वाटर के जलाशय की, तब हम यूज़ करते हैं कौन सी टरबाइन, कैप्लन टरबाइन। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछे आएंगे क्वेश्चन इससे। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब इसके हम कुछ डेफिनेशंस इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो हमारी इम्पल्स टरबाइन भी हो गई, रिएक्शन टरबाइन भी हो गई, इन दोनों के टाइप्स भी हो गए। अब हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, जो फॉर्मूले पे बेस हमसे न्यूमेरिकली भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज हमसे डायरेक्ट उसके फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सी डेफिनेशन हैं यहाँ पे, यूनिट स्पीड क्या होती है, यूनिट पावर क्या होती है, यूनिट डिस्चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होती है, इन सबको हम देखेंगे क्या करके। सबसे पहले देखेंगे यूनिट स्पीड क्या होती है। देखिए यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला ही पढ़ा था स्पीड का, लेकिन आपको वो स्पेसिफिक स्पीड का था, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूनिट स्पीड है। कौन कौन सी डेफिनेशन है, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन आपको पढ़नी है। तो 3 डेफिनेशन आपको पढ़नी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें यूनिट स्पीड क्या होती है। तो ये चीज़ याद रखिए आपको, ये फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं। यूनिट स्पीड क्या होती है, यूनिट स्पीड को हम नोट किससे करते हैं इसमें, अब बताइए। क्योंकि टरबाइन आपकी घूमती है, भागती थोड़ी नहीं है। तो आप वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी तो लेंगे नहीं, वो भाग थोड़ी नहीं रही है। तो इसमें आप कौन सी वेलोसिटी लेंगे, आप इसमें लेंगे n, चक्कर प्रति मिनट कितना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। आपको याद रखना है चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। तो n क्या होता है, चक्कर प्रति मिनट, रिवॉल्यूशन प्रति मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर कर रहा है भाई, उसकी क्या स्पीड है, जितनी स्पीड से घूमेगा वो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। देखिए आपको टरबाइन और पंप दोनों के ये फॉर्मूले याद रखने हैं, तो कन्फ्यूजन स्टूडेंट को बहुत होता है। तो टरबाइन के लिए आपको याद रखना है यूनिट स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है आपका, यूनिट स्पीड या एकांक गति का जो फॉर्मूला होता है उसे हम एन यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्पीड एन से निकालते हैं इसमें टरबाइन की, और हमारा यूनिट स्पीड निकालना है तो यू से डिनोट कर दो, एन यू बराबर क्या होता है, ये एन अपॉन रूट एच फॉर्मूला होता है ये। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। एन अपॉन रूट एच, एच क्या होता है आपका हेड होता है, एच का मान अलग अलग होता है टरबाइन के अकॉर्डिंग। टरबाइन आपके देखें 3 तरह की टरबाइन होती है, हर टरबाइन का अपना हेड अलग होता है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल दिया होगा तो न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपसे सिंपल लगा यूनिट स्पीड निकालिए तो एन का मान देगा चक्कर प्रति मिनट, एच का मान भी देगा। एच क्या होता है, हेड होता है, हाइट एच के फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये दोनों के मान याद रखना आप, ठीक है। तो यूनिट स्पीड क्या होता है, यूनिट स्पीड इक्वल टू होता है एन अपॉन रूट एच। एच क्या होता है यहाँ पे, एच होता है हेड, एन क्या होता है चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा।
नहीं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ सकता है यूनिट स्पीड का फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको याद रखना है टर्बाइन के लिए n अपॉन रूट h होता है। अब यूनिट पावर देख लेते हैं। किसी भी टर्बाइन के लिए जो यूनिट पावर होता है उसे हम डिनोट करेंगे पावर का p और यूनिट का u, पी यू इक्वल टू पी अपॉन एच की पावर 3/2, ये आपको याद रखना है। तो यूनिट पावर जो होता है, यूनिट पावर पी यू से डिनोट करते हैं, पी यू इक्वल टू होता है पावर अपॉन एच की पावर 3/2। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ड्राइव नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेशन पूछा भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला याद रखिए। तो यूनिट पावर का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच की पावर 3/2, ठीक है, यूनिट पावर का फॉर्मूला। और यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यूनिट डिस्चार्ज जो होता है, यूनिट डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू यू, डिस्चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, यूनिट को यूनिट डिस्चार्ज निकालना है तो क्यू यू इक्वल टू होता है क्यू अपॉन रूट एच। तो ये होता है हमारा यूनिट डिस्चार्ज। तो यूनिट डिस्चार्ज होता है हमारा क्यू अपॉन रूट एच। तो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आप अगर तीनों फॉर्मूले आपको याद हैं तो बहुत ईजिली आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया है, आसानी से इतना बड़ा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सिर्फ एक चीज़ पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगे क्योंकि एलसी तो आपको अलाउ होगा पेपर में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन सकता है इस पर। तो आप एक बार ये पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है एक टरबाइन 250 आरपीएम पर 25 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत 2000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 250 आरपीएम, क्या यहाँ पे 250 आरपीएम एन का मान दिया है, ठीक है, एन का मान दिया 250 आरपीएम, 25 मीटर क्या है यहाँ पे जल शीर्ष, मतलब एच का मान 25 मीटर है, ठीक है। अंतर्गत 2000 किलोवाट, मतलब पावर का मान कितना है 2000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर रही है। टरबाइन के लिए एकांक शक्ति तथा एकांक गति ज्ञात करना है। आपसे पेपर में एक ही चीज़ पूछेगा, क्वेश्चन जो आएगा 1 नंबर का ही आएगा। तो एकांक शक्ति कितना होगा, एकांक शक्ति का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच की पावर 3/2। तो पी का मान 2000 दिया है यहाँ पे, क्योंकि आपको पी का मान यहाँ पे पुट भी करना है, याद रखना पी का मान किस में पुट करना है, आपको हमेशा किलोवाट में ही पुट करना है, किलोवाट में। अगर पावर का मान वाट में दिया होगा तो किलोवाट में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो पावर का मान यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो किलोवाट में ही होना चाहिए। तो पी आपका किलोवाट में हो जाएगा यहाँ पे 2000, ठीक है। एच के स्थान पे कितना आ जाएगा, एच का मान दिया 25 की पावर 3/2, सॉल्व करो तो आ जाएगा 16 किलोवाट, ठीक है, 16 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एकांक गति निकालना, एकांक गति का फॉर्मूला होता है एन अपॉन रूट एच। एन का मान 250 है, एच का मान रूट 25 हो जाएगा, एच का मान 25 दिया तो रूट 25 हो जाएगा, तो सॉल्व करो तो 50 आरपीएम आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस आपको क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से आप। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, सिंपल है। अब इसमें टरबाइन की विशेष गति जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सबसे पहले फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था आपसे। क्या है हमारा हेडिंग, क्या है, टरबाइन की विशिष्ट गति, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इन्होंने पूरा डेरिवेशन करा, डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है विशिष्ट गति का। तो किसी भी टरबाइन की अगर विशिष्ट गति निकालनी है, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला होता है एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। यहाँ पर आपको याद रखना पावर कितना होता है 5/4, क्योंकि पंप में भी हम निकालेंगे स्पेसिफिक स्पीड, लेकिन उसमें 5/4 नहीं होता है, ठीक है। तो यही कन्फ्यूज़न होता है उसमें, यही डिफरेंस आ जाता है। तो वो डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है, किसमें कितना होता है, ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न करती है, ठीक है। एच की पावर 5/4 होती है, ठीक है इसमें। तो हमारा अगर स्पेसिफिक स्पीड निकालना है, किसके लिए निकालना है, टरबाइन के लिए, तो टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड को एन एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक स्पीड है तो एस से डिनोट करेंगे। एन एस बराबर क्या होता है, एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। यहाँ पे एन क्या होता है चक्कर प्रति मिनट, पी क्या होता है पावर होता है, एच क्या होता है शीर्ष साइड होता है, पावर कितना इसकी होती है एच की पावर 5/4। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट विशिष्ट स्पीड का, ठीक है। एन एस इक्वल टू एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4, किसके लिए, टरबाइन के लिए। और इसमें हम फॉर्मूला लगा के एन का मान पुट कर देंगे 150। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या करा, एक टरबाइन 20 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत 150 आरपीएम पर चलती है, 625 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करती है, इसकी विशिष्ट गति ज्ञात करना है, ठीक है। तो विशिष्ट गति का आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, किसके लिए, देखो टरबाइन बात कर रहा है इसमें टरबाइन की, तो टरबाइन की विशिष्ट गति का फॉर्मूला एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4। तो जितनी बार आप क्वेश्चन इसे लिख के देखेंगे फॉर्मूले उतनी जल्दी याद होता है। तो यहाँ 20 मीटर दे रहा है जल का शीर्ष, तो एच का मान हो गया 20 मीटर, ठीक है। इसमें 150 आरपीएम दिया है गति, एन का मान 150 आरपीएम, 625 किलोवाट क्या है इसकी पावर है, 625 किलोवाट शक्ति हो गई। इसमें विशिष्ट गति निकलवा रहा है, विशिष्ट गति मतलब एन एस का मान निकलवा रहा है, एन एस का मान होता है हमारा एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4।
इस फॉर्म में पुट करेंगे, कैलसी से आंसर निकालेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका, वो आरपीएम में आएगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पी का मान हमेशा याद रखना किलोवाट में ही पुट करना है आपको, किलोवाट में, इतना याद रखना बस। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर आपको पेपर में पूछे आते हैं क्वेश्चन, तो आप फॉर्मूले तो याद रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इतना। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ से हमने टरबाइन का पोर्शन यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अगला हम टर्म देखते हैं। हमारा टरबाइन वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, टरबाइन का पार्ट खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कैविटेशन। तो कैविटेशन क्या होता है, टरबाइन वाला पार्ट पढ़ लिया। एक हमारी टर्म्स जो आती है यूज़ होती है कैविटेशन, इसके पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम अब स्टार्ट करने जाएंगे इसके बाद अब पंप के बारे में। तो टरबाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी तक। टरबाइन हमने पढ़ लिया, कौन कौन से टरबाइन होते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने देख लिया टरबाइन क्या होते हैं। टरबाइन में भी टरबाइन होते थे 4 तरह के, वाटर टरबाइन होता था, स्टीम टरबाइन होता था, और गैस टरबाइन और विंड टरबाइन। जिसमें से हमने पढ़ना था, हमें वाटर टरबाइन सिलेबस में था। वाटर टरबाइन में हमें 2 पढ़ना था, इम्पल्स टरबाइन पढ़ना था और रिएक्शन टरबाइन पढ़ना था। और इम्पल्स टरबाइन में हमें कौन सा टरबाइन पढ़ना था, पेल्टन टरबाइन पढ़ना था, या पेल्टन व्हील भी कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन में फ्रांसिस और कैप्लिन पढ़ने थे, दोनों सब पढ़ लिए हमने, इनके फॉर्मूले ही देख लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे पंप, और पंप को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आपको पता होगी, कैविटेशन। ये पता होती है कैविटेशन। तो कैविटेशन होता क्या है, ये पंप में यूज़ होता है। ठीक है, ये पंप में जब हम पढ़ेंगे पंप को तो ये टर्म ये यूज़ होगी उसमें। तो कैविटेशन होता क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो डेफिनेशन देखते हैं, आपसे पूछ सकता है कैविटेशन क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक सही होगा। ठीक है, तो कैविटेशन क्या होता है, इस देखो आपको पूरी डेफिनेशन तो याद रखनी नहीं है, तो आपको जो मेन हेडिंग होते हैं बस वो उतना याद रखना है बस। बाकी एक बार वीडियो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखनी है। तो कैविटेशन होता क्या है ये देख लेते हैं। देखो कैविटेशन नाम से वैसे क्लियर है इसका, कैविटेशन, कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब होता है कोई रिक्त स्थान, खाली स्थान। समझ रहे हैं आप, जैसे कोई अंगूठी होती है, अंगूठी में अगर मान लो कोई नग लगाना होता है तो नग के लिए जो खाली जगह दी होती है उसे क्या कहते हैं, हम कैविटी कहते हैं। तो कैविटी का मतलब होता है कोई रिक्त स्थान। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं अब इसकी। ठीक है, तो जैसे आपको पता लगेगा कैविटेशन क्या है। द कैविटेशन मे बी डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ बबल filled with vapor within the body। ठीक है, अब मूविंग लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे मैं डेफिनेशन समझ लेते हैं हम क्या होती है। डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन आप याद रखना जैसा इसका नाम है कैविटेशन, ठीक है, वही है बस इसकी डेफिनेशन। इसे हिंदी में कहते हैं कोठरण। हिंदी वाला वर्ड आप याद मत रखना, पेपर में इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कैविटेशन के नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैविटेशन आपको याद रखना है ये हो। ठीक है, तो ये कैविटेशन जनरेट कैसे होता है तो बताते हैं आपको। तो कई बार क्या होता है, जो वाटर का प्रेशर होता है ना, क्योंकि आपको पता है जैसे हम मान लो वाटर ले लिया हमने कहीं पर, मान लो एक फ्लास्क ले लिया, देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ पे कैविटेशन आप इससे समझ जाएंगे। जैसे मान लो हमने किसी बर्तन में वाटर ले लिया, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है अगर मान लो हम कहीं पर भी वाटर हमने बर्तन में ले लिया है, ठीक, इस वाटर में से क्या हो रहा है, एक दो चीज़ होती हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इसे गर्म करेंगे आप, तो गर्म करने पे क्या होता है, लगातार आप गर्म कर रहे हैं तो जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक। जो वायुमंडलीय दाब होता है 1 एटमॉस्फेरिक होता है, वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है हमारा। और जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो बुलबुले में चेंज हो जाता है, वाटर खोलने लगता है, वॉल्व खोलने लगेगा, वो वाटर में वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा, मतलब बुलबुले में चेंज होना स्टार्ट कर देगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, छोटे छोटे वेपर के फॉर्म में बुलबुले फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो इसे गर्म करें, तो गर्म करने पे क्या होता है, गर्म करने पे ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा और बबल में फॉर्म होगा। लेकिन कैविटेशन में हम दूसरी क्रिया लेते हैं, अगर हम मान लो उल्टा तरीका करें, क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करें, प्रेशर कम करते रहें,
क्योंकि प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक होगा तब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलेगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर जब आप कम करोगे तो प्रेशर कम करते जाओगे तो जितना टेम्परेचर था उसी पे एक टाइम को इतना प्रेशर कम हो जाएगा कि उसी पे खोलना स्टार्ट कर देगा, उसी पे वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा। तो वही कंडीशन की कहलाती है, कैविटेशन कहलाती है। देखो आप समझते हैं। तो एक तो क्या होता है, किसी वाटर को गर्म करते रहो, मतलब उसका प्रेशर वही रहने दो, प्रेशर आप वायुमंडलीय दाब ही है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहो, तो टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहो तो बबल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज। लेकिन हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, जो टेम्परेचर वही रहने देंगे। लेकिन प्रेशर बार बार क्या करते रहें, क्योंकि जब वो कोई भी वस्तु जब पंप के अंदर है, मान लो पंप के अंदर हम ये पंप के अंदर ये क्रिया होती है, जब पंप स्टार्ट होता है ना तो पंप के अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है पंप के अंदर, तभी तो क्या होता है, वाटर का फ्लो होना स्टार्ट आसानी से फ्लो हो पाता है। तो कई बार कैविटेशन क्रिया हो जाती है उसमें, जिससे आपका पंप डैमेज हो जाता है। कैसे होता है, अगर मान लो आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, क्योंकि पंप के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट ही रहेगा, तो टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट रहेगा। अभी रुको 1 मिनट, डायग्राम ये आ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप प्रेशर को क्या करना है, लगातार प्रेशर को कम करते जा रहे हैं। तो प्रेशर कम करते जाते हैं तो एक बार प्रेशर इतना कम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, प्रेशर बहुत कम हो जाएगा आपका, प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि जो टेम्परेचर था उसी पे ये क्या होगा, जो वाटर था बबल के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। और बबल के फॉर्म में चेंज होने के बाद ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने के बाद क्या होगा, वो सतह से टकराएगा और एकदम फूट जाएगा, सतह से टकराएगा फिर एकदम फूट जाएगा। तो यही क्रिया बार बार होती रहेगी। तो जब बार बार यही क्रिया होती रहेगी तो जब क्या होगा, बबल बार बार ऊपर उठेगा और सतह से टकराएगा, तो सतह क्या होगी, डैमेज होने लगेगी, डैमेज होने लगेगी, किनारियाँ क्योंकि हल्की हल्की टूटने लगेंगी, टूटने लगेंगी। तो कई बार देखोगा आपने, जो हमारा पंप होते हैं, पंप बहुत टाइम तक यूज़ कर लें हम, तो उसके बाद क्या होता है, पंप अंदर से डैमेज हो जाता है। तो पंप डैमेज होने का कारण यही होता है, क्योंकि जब हम पंप का क्रिया करते हैं, पंप चलाते हैं, तो पंप का अंदर हिस्सा क्या होता है, प्रेशर बहुत कम हो जाता है। प्रेशर बहुत कम होने के कारण ही पंप क्या होता है, आसानी से सक कर पाता है। तो प्रेशर अंदर पंप का क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसमें कैविटेशन क्रिया होने लग जाती है। और कैविटेशन का क्या होता है, अंदर का हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो आपको समझ होगा कैविटेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। यह देखा गया है कि द्रव प्रवाह के किसी बिंदु पर दाब उस तापमान पर द्रव के वाष्प से कम हो जाता है तो वेपर कैविटी बनने लगती है। ये बुलबुले जब धारा के साथ बहकर उच्च दाब क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां वाष्प संघनित हो जाती है और बुलबुले टूट जाते हैं। वह स्थान जहां बुलबुले, ठीक है, जहां बुलबुला आसपास के द्रव भरा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ आवाज आती है और उस तथा कंपन भी उत्पन्न होता है। दाब जिस बुलबुले से टूट जाता है सामान्यतः वायुमंडल दाब 100 गुना होता है, ठीक है। इसे पिटिंग भी कहते हैं, पिटिंग भी कहते हैं, ठीक है, पिटिंग कहते हैं, या कैविटेशन भी कहते हैं। तो आप मेन समझ गए होंगे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। मेनली हम बात करें तो अगर मान लो किसी जल का प्रेशर हम क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं, और प्रेशर बहुत कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो बुलबुले फॉर्म में चेंज होने लगेगा और बुलबुले क्यों ऊपर उठने लगेंगे, मतलब क्यों उसका फ्लो होने लगेगा ऊपर तरफ, तो बुलबुले क्या होगा, ऊपर तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर तरफ फ्लो स्टार्ट कर देगा उसका, तो ऊपर तरफ क्या करेगा, वो फूट जाएगा। जब फूटेगा तब उसके जो सतह से टकराने वाला फूट रहा है वो सतह क्या हो जाएगी, उसमें कैविटी जनरेट होंगी, वही प्रोसेस कहलाता है आपका कैविटेशन कहलाता है, ठीक है। तो कैविटेशन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिक पंप के बारे में अब आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो कैविटेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोलिक पंप को हम थोड़ा देख लेते हैं आज, बाकी हम हाइड्रोलिक पंप के बारे में डिटेल में कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक आज क्या पढ़ लिया था, कैविटेशन तक पढ़ लिया है, और कैविटेशन टर्म पंप में ही यूज़ होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक पंप के बारे में, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाकी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारा टरबाइन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम पंप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पंप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पंप जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं, वो आपको देखने हैं। आपको सिर्फ 2 तरह के पंप पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप को, रेसिप्रोकेटिंग को हम कहते हैं
रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम कहते हैं पश्चाग्र पंप कहते हैं हिंदी में। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम हिंदी में कहते हैं पश्चाग्र पंप। और दूसरा पंप हमारा होता है जो सिलेबस में पढ़ना है। वैसे पंप कई तरह के होते हैं लेकिन सिलेबस हमारे 2 ही हैं सिर्फ, ठीक है। पश्चाग्र पंप हो गया और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय पंप, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय पंप मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो आपको 2 पंप पढ़ने हैं आपको, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं पंप और टरबाइन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों हाइड्रोलिक डिवाइस तो हैं ही, क्योंकि दोनों में जल का यूज़ हो रहा है। देखो टरबाइन में क्या होता था, टरबाइन के द्वारा हम क्या जनरेट करते थे, टरबाइन में हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक एनर्जी यूज़ करते थे, क्योंकि द्रव की तो ऊर्जा यूज़ करते थे, द्रव को हम टरबाइन की प्लेट के ऊपर छोड़ते थे, तो हाइड्रोलिक ऊर्जा क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो हाइड्रोलिक ऊर्जा टरबाइन में देख लेते हैं पहले। टरबाइन में क्या करते थे, हाइड्रोलिक एनर्जी लेते थे हम, और हाइड्रोलिक एनर्जी को क्या करते थे, ब्लेड के ऊपर मारते थे, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाता था, वो ब्लेड घूमने लगते थे, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते थे। और फिर मैकेनिकल एनर्जी जो होती थी उसका हम कन्वर्ट करते थे टरबाइन जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाती थी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हम टरबाइन का उपयोग करके हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि मेनली टरबाइन का काम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर टरबाइन क्या करता था, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में, फिर हम जनरेटर द्वारा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है पंप में, ठीक, पंप में उल्टा होता है। देखते हैं कैसे, क्योंकि टरबाइन में क्या होता था, हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते थे। लेकिन देखिए पंप में क्या होता है, पंप में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पंप को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किससे, जब बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, मोटर स्टार्ट होती है, मोटर से आपका पंप चल जाता है। फिर पंप जैसे घूमता है तो पंप घूमेगा तो क्या जनरेट होगा, आपका पंप की शाफ्ट घूमती है तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, वो द्रव जो होता है जमीन से सक करने लगता है, जिससे द्रव उत्पन्न होता है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बाद में द्रव निकलता है स्पीड से। फिर तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी आपने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो आपको याद रखना है जो पंप का आपका प्रिंसिपल है जस्ट अपोजिट टू टरबाइन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल में और मैकेनिकल कन्वर्ट हो जाएगी हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैकेनिकल से हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसा आपने स्विच दबाया, स्विच दबाते हुए आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई दी थी, इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात क्या हुआ, जो मोटर होगी, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे आपकी पंप की शाफ्ट घूमेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगी, फिर आपका पंप क्या करेगा, वाटर को सक करेगा ज़मीन से और सबको एक हाइट तक पहुँचाएगा, हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं पंप में मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो हमारा पंप होता है वो जिस तरह का पंप होगा, पंप मैंने कहा था मेनली 2 तरह के पंप पढ़ेंगे हम, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके अलावा कोई पंप हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही पंप हैं, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके अलावा हमें सिलेबस में कोई नहीं है, मतलब, ठीक है। बाकी कोई हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आज हम देख लेते हैं, यही हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका पंप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बीच में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पंप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस पंप की हम बात करें तो पंप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सक्शन हेड। सक्शन हेड क्या होता है, मतलब पंप आप जब चलाएंगे तो उसके द्वारा वाटर जो ज़मीन से खींचेंगे, क्यों पंप आपका कहाँ रखा जाता है, ज़मीन के एक तल पे रखा जाता है, हाइट पर। लेकिन जो वाटर होता है वो कहाँ से लाया जाता है, ज़मीन के अंदर से लाया जाता है। तो ज़मीन के अंदर से वाटर को हम कहाँ लाते हैं, पहले ऊपर तक लाते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर से वाटर को ऊपर तक लाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ज़मीन के तल तक लाने का काम कौन करेगा, एक कोई पाइप काम करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्शन पाइप कहते हैं। सक्शन पाइप, SUCTION, ठीक है, SUCTION। तो सक्शन पाइप का काम होता है ज़मीन के अंदर से वाटर को खींचकर कहाँ तक लाना, पंप तक लाने का काम। तो पंप तक लाने के लिए जो पाइप लगा होता है उसे हम चूसड़ पाइप या फिर हम सक्शन पाइप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिया है चूसड़ सीड्स के नाम से जानते हैं, मतलब यहाँ का जो ऊंचाई होता है उसे चूसड़ सीड्स कहते हैं, या फिर मेनली आप सक्शन
इंग्लिश में ये टर्म्स याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको हिंदी में कोई बेनिफिट नहीं रखेगा, क्योंकि पेपर में मेरे अंदाज से तो वही आएगा, सारी टेक्निकल टर्म्स में आएगा और आता भी टेक्निकल टर्म्स में ही है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हिंदी में रखने से याद रखने कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सेक्शन में याद रखना, ठीक है। तो किसी ज़मीन के अंदर से किसी पाइप के एरिए वाटर को पंप तक खींचने का काम कौन करता है? सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप लोग होता है ज़मीन से खींचकर पंप तक पानी लाने का काम करता है सक्शन पाइप। और जो पंप तक आ गया पानी, उस पानी को क्या करना है, जहाँ तक आपको पहुँचाना है, जिस टैंक में पहुँचाना है, उस पहुँचाने तक को क्या कहते हैं? डिलीवरी पाइप। इस पाइप को क्या कहते हैं? डिलीवरी पाइप। मतलब जिस पाइप को हम क्या करते हैं, ज़मीन से पंप तक लाने का कार्य करता है जो पाइप, उसे कहते हैं सक्शन पाइप। वो ज़मीन से सक कर रहा है द्रव को, वाटर को, तो वो कहलाएगा सक्शन पाइप। और जो ले आया है फिर पंप तक, और उस पंप को लाए हुए पानी को क्या करना है, फिर डिलीवर करना है, मतलब जहाँ तक पहुँचाना है, उस जिस पाइप के जरिए हम डिलीवर करते हैं वो हमारा कहलाता है डिलीवरी पाइप, ठीक है। ये समझ आ होगा। और जो पंप होता है, पंप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एक मोटर चाहिए होती है। तो यहाँ पे बराबर में क्या लगी होती है? पंप के बराबर में एक मोटर लगी होती है, ठीक है। और जो पंप का हम कह सकते हैं सेंटर वाली लाइन है, पंप की सेंटर वाली लाइन ये हो गई। तो सेंटर वाली लाइन से, तो जहाँ से हम वाटर सक कर रहे हैं, उस जहाँ से ज़मीन के जिस हेड से वाटर को सक कर रहे हैं, उससे पंप के सेंटर तक की दूरी को कहते हैं सक्शन हेड कहते हैं, सक्शन हेड, ठीक है। सक्शन ऊंचाई कहलाती है, सक्शन है ऊंचाई। और पंप के सेंटर से जहाँ तक हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ तक की ऊंचाई क्या कहलाती है? हमारी डिलीवरी हेड, डिलीवरी एच। डिलीवरी हेड को एच डी से डिनोट कर देंगे, सक्शन हेड को एच, सक्शन से मतलब एस, एच एस से डिनोट कर देंगे। और इन टोटल को क्या कहते हैं? टोटल हेड, मतलब स्टैटिक सीट्स कहते हैं, स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड, टोटल हेड क्या होता है हमारा? टोटल हेड आपसे पूछा जाता है, तो टोटल हेड को एच टी से डिनोट करते हैं। टोटल क्या होता है? एच एस प्लस एच डी, मतलब सेक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, दोनों का योगफल क्या हो जाता है हमारा? स्टैटिक हेड हो जाता है, या फिर हम इसे टोटल हेड भी कहते हैं। तो आपको मेन समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी पंप में हमारा क्या क्या होता है? एक सक्शन हेड भी होता है, एक डिलीवरी हेड भी होता है, और एक इन दोनों का योगफल करते हैं तो टोटल हेड बन जाता है, ठीक है। और सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, और बीच में हमारा पंप हो जाता है, और मोटर द्वारा स्टार्ट होता है ये, ठीक है। और बाकी जो पंप हम यूज़ करेंगे वो हमारा सेंटर में लग जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप और बाकी सब चीज़ वैसे सेम टू सेम रहेंगी, बस पंप बीच वाला चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो आप पंप इस सक्शन पाइप से क्या करते हैं? सक्शन हेड से वाटर को सक करते हैं, और सक करने के बाद क्या करते हैं? वाटर पंप तक आ जाता है, फिर उससे क्या करते हैं? डिलीवरी पाइप से उस जगह तक पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना होता है, विद द हेल्प ऑफ मोटर के जरिए, ठीक है। मोटर के द्वारा ही तो चलाते हैं हम, ठीक है। तो आप समझ होंगे। इसके बाकी की जो वर्किंग है वो हम अगले लेक्चर में सही से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ होगी, ठीक है। आगे देख।